मूवी की शुरुआत में हमें आज से लगभग 19 साल पहले का समय दिखाया जाता है, जब एक बहुत बड़ा सूरज से निकला धमाका सोलर फ्लेयर हुआ था, जिसने ओजोन परत को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके धमाके के चलते धरती का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया था और सूरज की खतरनाक किरणों अल्ट्रावायलेट रेज ने धरती का तापमान लगभग 66 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया था, जिससे धरती पर ज्यादातर जीवधारी खत्म हो गए थे। खैर, अब हम एक आदमी को देखते हैं जो कुछ सुरक्षात्मक कपड़े पहनकर इस धूल भरी आंधी में शायद कुछ खाने के सामान की तलाश में घूम रहा है। तभी उसकी कलाई पर लगी मशीन उसे चेतावनी देती है कि यहाँ रेडिएशन की मात्रा बहुत ही ज्यादा है। खैर, इसके बाद वह अपने डॉग जैसे दिखने वाले रोबोट के साथ एक बंद स्टोर रूम में जाता है, जहां उसे किसी इंसान की लाश पड़ी मिलती है। लेकिन वह उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाता है और देखता है कि यह स्टोर तो पहले से ही लूटा जा चुका है। लेकिन फिर भी उसे वहां थोड़े से डॉग फूड के पैकेट मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर वह काफी खुश होता है। अब वह स्टोर की दीवार पर एक निशान बनाता है, जिससे पता चलता है कि वह यहां आ चुका है। इसके बाद वह अपना ट्रक लेकर शहर की ओर बढ़ जाता है और रास्ते में खड़ी हुई गाड़ियों को टक्कर मारता हुआ मस्ती से आगे बढ़ने लगता है। तभी उसका डिवाइस फिर से बजने लगता है। वह देखता है कि सामने एक बहुत बड़ा धूल का तूफान उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए वो तुरंत अपने ट्रक को मोड़ता है और अपने ठिकाने की ओर भागने लगता है और आखिरकार वो सही समय पर सुरक्षित बचकर अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है। इस आदमी का नाम फिंच है, जो पहले एक रोबोट बनाने वाली कंपनी में इंजीनियर की पोस्ट पर था और अब उसी पुरानी फैक्ट्री में अपने डॉग और एक रोबोट के साथ रहता है। खैर, अब फिंच अपने डॉग को खाना देता है और फिर एक लेबोरेटरी में जाता है। वहां पहुंचकर वह कुछ जरूरी किताबें उठाकर उन्हें स्कैन करता है। दरअसल फिंच एक इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट ह्यूमनॉइड पर काम कर रहा है, ताकि उसकी मौत के बाद यह रोबोट उसके डॉगी का ख्याल रख सके, क्योंकि फिंच इस टाइम एक गंभीर बीमारी की गिरफ्त में है जो कभी भी उसकी जान ले सकती है। इसीलिए वह रोबोट को जल्द से जल्द तैयार करना चाहता है। फिंच अपने इस काम में जी जान लगा देता है और फाइनली एक दिन फिंच को अपने इस काम में सफलता मिल ही जाती है, क्योंकि उसका बनाया हुआ वह रोबोट बोलने लगता है। अब रोबोट को बोलता हुआ देख फिंच बहुत खुश होता है और अपने डॉग से कहता है कि मुबारक हो, तुम्हें एक नया दोस्त मिल गया। इसके बाद फिंच रोबोट से कुछ जरूरी सवाल पूछता है, जिस पर रोबोट बताता है कि उसके 4 नियम हैं। पहला नियम यह है कि कोई भी रोबोट इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और ना ही किसी वजह से इंसान को चोट लगने देगा। इस पर फिंच कहता है, ठीक है, पर अब तुम मुझे बस चौथा नियम बताओ। इस पर रोबोट फिंच से कहता है कि अगर तुम यहां मौजूद नहीं होगे तो मैं तुम्हारे डॉग की पूरी देखभाल करूंगा। अब फिंच और रोबोट के बीच यह सवाल जवाब चल ही रहे होते हैं कि तभी अचानक यहाँ की लाइट चली जाती है। अब फिंच छत पर जाता है और लाइट ठीक करने लगता है। तभी वह देखता है कि एक बहुत बड़ा तूफान तरफ तेजी से बढ़ रहा है। फिंच फौरन वहां से निकल जाता है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आता है कि तूफान की रफ्तार बहुत ज्यादा है और वे इससे बचकर नहीं भाग पाएंगे। इसीलिए फिंच अपनी वैन को एक तरफ लगाता है और उसे बचाने के लिए चारों ओर केले ठोककर एक केबल से बांध देता है। फिंच के इस काम में रोबोट भी उसकी मदद करता है और फाइनली तूफान आने से पहले ये लोग वैन को पूरी मजबूती से बांध देते हैं। लेकिन फिर भी तूफान इतना तेज होता है कि वैन बंधी होने के बावजूद भी हवा में उठने लगती है, जिससे कई रस्सियां भी टूट जाती हैं। लेकिन फिर भी किस्मत से यह लोग बच जाते हैं। अब तूफान थमने के बाद फिंच बाहर आता है और देखता है कि वैन का एक टायर खराब हो चुका है। ये देखकर फिंच काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि इनके पास दूसरा टायर तो था, लेकिन उसे बदलने के लिए जैक नहीं था। लेकिन तभी वो रोबोट फिंच की मदद करता है और अपने एक हाथ से ही वैन को ऊपर उठा लेता है, जिससे फिंच आराम से गाड़ी का टायर बदल देता है। अब रोबोट की मदद पाकर फिंच काफी खुश होता है। वह उससे कहता है कि आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें एक नाम देना चाहिए। और फाइनली फिंच उसे जेफ नाम दे देता है। अब रात भी हो चुकी थी, इसलिए यह लोग रात को वहीं रुक जाते हैं। अब फिंच अपना सूट ठीक करता है और जेफ को कुछ जरूरी बातें सिखाता है। अब अगली सुबह जैसे ही सूरज निकलता है, तो वैन की छत पर लगे सोलर पैनल अपने आप खुल जाते हैं। तभी फिंच की आंख खुलती है और वह देखता है कि उसका रोबोट जेफ उसके डॉग की नकल कर रहा है। इस पर फिंच उनसे कहता है कि सुबह सुबह इतना शोर मत करो। इस पर जेफ फिंच से कहता है कि मुझे लगता है शायद डॉग मुझे पसंद नहीं करता। अब फिंच जेफ को जवाब देते हुए कहता है
कि नहीं, ऐसा नहीं है, बस उसे तुम पर अभी भरोसा नहीं हुआ है। खैर, अब यह लोग अपने अगले सफर के लिए निकल पड़ते हैं। तभी अचानक काफी दूर जाने के बाद फिंच की तबीयत बिगड़ने लगती है। अब फिंच की तबीयत के चलते जेफ फिंच से कहता है कि लाओ गाड़ी मैं चला लेता हूँ, लेकिन फिंच उसे मना कर देता है। अब फिंच वैन को एक रेस्टोरेंट के सामने रोकता है और जेफ से कहता है कि मुझे थोड़ा आराम करना है, इसलिए तुम यहीं रहकर वैन का ध्यान रखना। अब फिंच वैन से उतरकर रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। अंदर पहुंचते ही उसे जोर जोर से खांसी आने लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिंच की आवाज सुनकर उसका डॉग भी उसके पास आ जाता है। उधर अब जेफ वैन में अकेला रह जाता है और तभी उसका तेज दिमाग चलने लगता है। वह कूद कर तुरंत ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और गाड़ी चलाने की कोशिश करता है। अब जब फिंच बाहर वैन को चलते हुए देखता है, तो वह दौड़ता हुआ बाहर आता है और देखता है कि जेफ ने वैन को एक गाड़ी में ठोक दिया है। लेकिन क्योंकि फिंच यूवी सूट के बिना तेज धूप में बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए वो वहीं खड़े होकर जेफ से कहता है कि तुम अभी वैन चलाने के लिए तैयार नहीं हो, इसलिए मेरा यूवी सूट मुझे लाद दो ताकि मैं वैन तक पहुंच सकूं। लेकिन यहाँ जेफ उसकी बात को सही से नहीं समझ पाता और दोबारा से वैन को चला देता है, जिससे वैन फिर से टकरा जाती है। अब यह देखकर फिंच को बहुत गुस्सा आता है। वह जेफ को पास बुलाता है, पर जैसे ही वह अपना हाथ धूप में बाहर निकालता है तो उसकी त्वचा जलने लगती है। अब फिंच जेफ से कहता है कि माना तुम कल ही बने हो, लेकिन अब तुम्हारे बड़े होने का समय आ गया है। मैंने तुम्हें इसलिए ही बनाया है ताकि तुम मेरे डॉग का ध्यान रख सको, क्योंकि यह तुम्हारी तरह धूप में जिंदा नहीं रह सकता। खैर, अब फिंच अपने सफर पर आगे बढ़ता है। तभी उसे महसूस होता है कि अब जेफ को ड्राइविंग सिखाने का वक्त आ गया है। अब फिंच जेफ को ड्राइविंग सिखाता है। अब चूंकि जेफ की सीखने की क्षमता काफी अच्छी थी, इसलिए वह थोड़े ही समय में ठीक से गाड़ी चलाना सीख जाता है। अब यह देखकर फिंच बहुत खुश होता है। खैर, अब रात भी हो चुकी थी, इसलिए यह लोग एक सही जगह देखकर वहीं रुक जाते हैं और वहां आग जला लेते हैं। फिंच यहां बैठकर अपने पुराने दिनों को याद करो होता है। वह जेफ से कहता है, देखो आसमान कितना सुंदर लग रहा है। अब तुम्हें अरोरा देखने के लिए अलास्का जाने की जरूरत नहीं। तभी जेफ फिंच से सवाल करता है कि अगर सूरज की रोशनी इतनी खतरनाक है, तो हम रात में सफर क्यों नहीं करते। इस पर फिंच उसे समझाते हुए कहता है कि रात में चलना भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि इस धरती पर कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं। वे लोग दिन में तो छिपे रहते हैं, पर जैसे ही रात होती है तो बाहर आकर दूसरों पर हमला कर देते हैं और हो सकता है वे हमें मारकर हमारा खाना और सामान लूट लें। इसलिए हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। खैर, अब फिंच वैन के अंदर सोने चला जाता है, जबकि जेफ अब भी बाहर आग के पास बैठा रहता है। अब अगली सुबह वैन में से खांसने की आवाज आती है। तभी जेफ अंदर जाकर देखता है कि फिंच उल्टियां कर रहा है और उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। इसीलिए जेफ फिंच की मदद करने की कोशिश करता है। वह एक गीला कपड़ा उसके माथे पर रखता है। हालांकि फिंच को डॉक्टर की जरूरत थी, लेकिन पास में कोई नहीं था। इसलिए अब जेफ वैन चलाकर अपने सफर को आगे बढ़ाता है। थोड़ी देर बाद ये लोग एक शहर में पहुंचते हैं जो पूरी तरह से सुनसान और वीरान पड़ा था। अब जेफ वैन रोकता है और देखता है कि फिंच इस टाइम गहरी नींद में सोया हुआ है। अब जेफ डॉग रोबोट के साथ वैन से बाहर निकलता है और कुछ जरूरी सामान ढूंढने के लिए एक अस्पताल में जाता है, जहां उसे कुछ दवाइयां और एक जैकेट मिलती है। वहीं उधर जब फिंच की नींद खुलती है, तो वह देखता है कि उसके दोनों रोबोट वहां नहीं हैं। इसलिए वह जल्दी से अपना सूट पहनता है और उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उधर उनमें से छोटे रोबोट को एक खिलौना दिखता है और जैसे ही वो उसे उठाने जाता है, तो वो वहां छुपे हुए एक जाल में फंस जाता है, जिससे उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। तभी फिंच बिल्डिंग के अंदर पहुंचता है और देखता है कि वह छोटा रोबोट अब नहीं रहा, इसलिए फिंच उसे हमेशा के लिए बंद कर देता है। तभी उसे जेफ मिलता है, जिसने बहुत सी दवाइयां इकट्ठा कर ली थी। अब फिंच जेफ से कहता है कि तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, ये जगह बहुत खतरनाक है। खैर, अब ये दोनों जल्दी से बिल्डिंग से बाहर भागते हैं और वैन स्टार्ट करके वहां से निकल जाते हैं। इसी वक्त हमें एक दूसरी गाड़ी को भी स्टार्ट होते हुए दिखाया जाता है। शायद यहाँ किसी ने इन्हें देख लिया था, इसीलिए फिंच अपनी सुरक्षा के लिए गन निकाल लेता है। अब चलते चलते इन्हें रात हो जाती है। तभी फिंच साइड मिरर में देखता है कि एक कार उनका पीछा कर रही है। उस कार से पीछा छुड़ाने के लिए फिंच वैन को हाईवे से नीचे उतार देता है। वो बहुत घबरा गया था, इसलिए जल्दबाजी में जैसे ही वह वैन को एक पुल के नीचे से निकालता है, तो वैन ऊंची होने की वजह से वहां फंस जाती है और उसके ऊपर लगे सोलर पैनल टूट जाते हैं। अब फिंच और भी ज्यादा डर जाता है।
उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। लेकिन तभी जेफ वैन से नीचे उतरता है और धक्का मारकर वैन को पुल के नीचे छिपा देता है। अब जो लोग पीछा कर रहे थे जब वह पास आते हैं तो उन्हें वैन दिखाई ही नहीं देती, इसलिए वे वहां से चले जाते हैं। इसके बाद फिंच वैन से नीचे उतरता है और टूटे हुए सोलर पैनल्स को देखकर बहुत परेशान हो जाता है। वह जेफ से कहता है, शायद अब हम कभी सैन फ्रांसिस्को नहीं पहुंच पाएंगे। इस पर जेफ कहता है, तुम ऐसे हार मत मानो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हम जरूर गोल्डन गेट ब्रिज तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद फिंच जेफ को एक कहानी सुनाता है। वो कहता है कि जब धरती पर सूरज की खतरनाक किरणें पड़ी थीं, तो जो लोग जिंदा बचे थे उन्होंने चारों तरफ लूटपाट शुरू कर दी थी। मैं भी खाने की तलाश में एक मॉल गया था, लेकिन अफसोस वहां पहले ही सब कुछ लूटा जा चुका था। फिर भी किस्मत से मुझे वहां एक नूडल्स का पैकेट मिल गया। तभी वहां एक 9 साल की बच्ची अपनी माँ के साथ आई। उनके पास बहुत सारा खाना था, लेकिन उस बच्ची के हाथ में बंदूक थी। इसलिए मैं डर के मारे छिप चला गया और उनके चले जाने का इंतजार करने लगा। तभी एक आदमी कार से वहां आता है और वह उनसे खाना छीनने लगता है। लेकिन जब वे खाना देने से मना करते हैं तो वह आदमी उन्हें गोली मार देता है, जिससे उन माँ बेटी की वहीं मौत हो जाती है। अब जब मैं उनके पास गया तो मुझे एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज उस बच्ची के बैग से आ रही थी, और जब मैंने वह बैग खोलकर देखा तो उसमें एक छोटा सा पिल्ला था। फिंच कहता है, जब भूख ने इंसानों को हैवान बना दिया था। अब यह कहानी सुनकर जेफ चुप हो जाता है। खैर, अब सुबह होते ही यह लोग फिर से अपना सफर शुरू कर देते हैं। रास्ते में चलते चलते जेफ उन पोस्ट कार्ड्स को पढ़ता जा रहा था जो फिंच के पापा ने उसे भेजे थे। तभी अचानक एक तितली वैन की खिड़की से टकराती है। जब जेफ यह बात फिंच को बताता है तो फिंच बहुत हैरान होता है। अब फिंच अपना एक हाथ वैन से बाहर निकालकर देखता है कि वहां सूरज की तेज किरणें तो नहीं हैं। फिर वह वैन से बाहर आता है और इतना खुश हो जाता है कि मानो उसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। तभी एक और तितली उड़कर उसके हाथ पर बैठ जाती है। अब फिंच को यकीन हो जाता है कि यह जगह पूरी तरह सुरक्षित है। यहाँ सूरज की कोई भी खतरनाक किरणें नहीं हैं। इसलिए अब फिंच अपने अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होता है और खुले आसमान के नीचे टेंट लगाकर खाना खाता है और उस पल को एंजॉय करने लगता है। तभी जेफ फिंच से कहता है, तुमने मुझसे झूठ बोला था कि गोल्डन गेट ब्रिज वाला कार्ड तुम्हारे अंकल ने भेजा था, जबकि उसके पीछे तो डैड लिखा है। इस पर फिंच कहता है, मेरे पापा आर्मी में थे और वह ऐसे ही ब्रिज बनाते थे, लेकिन अफसोस मेरे जन्म से पहले ही वह इस दुनिया से चले गए। मैं कभी उनसे मिल भी नहीं पाया। फिंच कहता है, एक दिन जब मेरा 15वां जन्मदिन था तो मुझे यह पोस्ट कार्ड मिला जिस पर लिखा था कि वह मुझसे गोल्डन गेट ब्रिज पर मिलेंगे, और उन्हें खुश करने के लिए ही मैंने यह सूट खरीदा था। लेकिन फिर भी हम कभी मिल नहीं पाए। मैंने इतने सारे पोस्ट कार्ड इसलिए संभाल कर रखे हैं क्योंकि मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता था और उस ब्रिज पर जाकर उसकी खूबसूरती देखना चाहता था। लेकिन अफसोस मैं ये सब कर नहीं सका। हम इंसान भी कितने अजीब होते हैं, जब समय होता है तो मौके को गवा देते हैं। अब यह सुनकर जेफ कहता है, कोई बात नहीं, हम अभी वहां चलेंगे और साथ में घूमेंगे। इस पर फिंच कहता है, नहीं, शायद अब मेरा वक्त आ गया है, इसलिए तुम मुझसे वादा करो कि मेरे जाने के बाद तुम मेरे डॉग का अच्छे से ख्याल रखोगे। यह सुनकर जेफ सिर हिलाकर हाँ कर देता है। अब फिंच अपने डॉग के साथ खेलने लगता है और जेफ को भी साथ खेलने के लिए कहता है। लेकिन फिंच का डॉग अभी भी जेफ पर भरोसा नहीं करता, इसलिए वह हर बार बॉल लाकर फिंच को ही देता है। इस पर फिंच मुस्कुराकर कहता है, कोई बात नहीं,